टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ मापन की बाधाएं। देखिए, इससे पहले की क्लास में भी हमने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की थी कि मापन की समस्या क्या है, मापन की बाधाएं क्या है, मापन में क्या बाधाएं आती हैं, जो अनुसंधान करता है उसे किन किन बाधाओं का सामना करना होता है, किन किन समस्याओं को फेस करना होता है। क्योंकि बालक जो है वह जिस व्यक्ति के व्यवहार का मापन किया जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भौतिक मापन में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। भौतिक मापन में यांत्रिकीकरण की कोई समस्या आती है, कोई मशीन की प्रॉब्लम आती है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वह उसे हम विश्वसनीयता और वैधता की दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें विश्वसनीयता और वैधता की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जो अच्छा है उसको उसके व्यवहार को हम बुरा व्यवहार साबित कर सकते हैं, और जो बुरा है उसका व्यवहार को अच्छा साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पे परीक्षण को ईमानदारी से हल नहीं किया गया है। हल किए अगर ईमानदारी और पूरी लगन, मेहनत, पूरी विश्वसनीयता के साथ अगर परीक्षण हल किया जाता है, परीक्षण के परिणाम आते हैं, तो वह परीक्षण विश्वसनीय और वैध माना जा सकता है। लेकिन इसके विषय में हम 100% घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो इससे संबंधित हमने अध्ययन किया था अप्रत्यक्षता की समस्या और त्रुटियों से संबंधित समस्या। अप्रत्यक्षता की समस्या के विषय में मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन चरों का अध्ययन किया जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वह चर पूरी तरह से अप्रत्यक्ष होते हैं। उनका प्रत्यक्ष रूप में हम अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वह मानवीय संवेग होते हैं, मानव का व्यवहार होता है। और जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो मानव का व्यवहार है वह हर एक पल में बदलता रहता है। आज आप अपने परिवार में कुछ और हैं, आप अपने ऑफिस में कुछ और हैं, आप अपने मित्रों के बीच कुछ और हैं। तो आपकी एक्चुअलिटी क्या है? एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी एक्चुअलिटी को ही भूल जाते हैं। हम जैसा व्यवहार ऑफिस में प्रदर्शित करते हैं, ऑफिस के जो साथी हैं, ऑफिस के जो सहकर्मी हैं, वह हमारे विषय में वैसी ही घोषणा करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है या वह व्यक्ति बहुत व्यवहारिक है। और यदि हम मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या उनसे हमारी नोक झोंक होती रहती है, तो वह ऐसी ही घोषणा हमारे विषय में कर पाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक के व्यवहार को पूरी तरह से जांच लेना चाहिए, उसका मापन पूरी तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन उसके समय में उसके संबंध में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका हम अध्ययन आपको करवा रहे हैं। अब तीसरा जो बिंदु है हमारा वह है सापेक्षता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी, सापेक्षता की समस्या। सापेक्षता की समस्या। सापेक्षता की समस्या में क्या है, देखिए, क्या कहती है सापेक्षता की समस्या? भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु, रियल ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट होता है। जबकि कल भी मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जिसे हम रियल ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट कहते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता।
ये है भौतिक मापन और ये है मनोवैज्ञानिक मापन। देखिए भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, रियल और ट्रू जीरो पॉइंट, यानी कि कोई भी चीज़ का, जैसे हम किसी चीज़ का वेट माप रहे हैं तो भौतिक मापन में तो वह जीरो से स्टार्ट होगा, कोई ना कोई जीरो पॉइंट उसका होगा जिसके आधार पर वह हमें उसका वेट बताएगा या लेंथ बताएगा या हाइट बताएगा, जो भी है ना। तो यहाँ पर एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जिसको हम आधार मान सकते हैं लो वैल्यू का। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक मापन है उसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। कल भी मैंने आपको बताया था वास्तविक शून्य बिंदु का मतलब है कि जैसे स्केल है, एक स्केल है वह 0 से शुरू होता है, फिर वहाँ पर सेंटीमीटर्स दिखाए जाते हैं। लेकिन जो थर्मामीटर है उसका तापमान 94 डिग्री से शुरू होता है, 108 डिग्री हाईएस्ट होता है, उस समय 0 नहीं है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ जो भौतिक मापन की जो इकाई है, चाहे हम तराजू से नापें, चाहे हम वेटिंग मशीन से नापें, चाहे हम किसी भी मशीन से इसका मापन करें, तो वहाँ पर वास्तविक शून्य बिंदु होता है। यानी उसके विषय में ये घोषणा की जा सकती है, अगर वह 0 लाया है, अगर वेट 0 आया है, इट मीन्स इसमें बिल्कुल वेट नहीं है। इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक मापन में अगर व्यक्ति परीक्षण में 0 लाता है, 0 लाता है, तो उसके विषय में हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि जैसे बुद्धि परीक्षण है और उसमें उसने 0 अंक प्राप्त किया, तो हम उसके विषय में ये घोषणा नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति में बुद्धि ही नहीं है, क्या वह व्यक्ति बुद्धिहीन है। नहीं है समझ में बात यही है कि भौतिक मापन में स्पष्ट घोषणा की जा सकती है वह कि जैसे इस टेबल का हमें आकार नापना है तो ये लंबाई चौड़ाई में कितना आकार रखती है, अगर ये नहीं रखती है इट मीन्स इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, 0 है, जो भौतिक मापन की इकाई है। लेकिन मनोवैज्ञानिक मापन में हम किसी भी, जैसे किसी व्यक्ति को हम कहते हैं क्रोध आता है, तो क्रोध सबको आता है, लेकिन किसी को अधिक आता है और किसी को कम आता है। और हम जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो वह उस अधिक के विषय में हमें परिणाम नहीं देता, वह कम आता है के विषय में परिणाम देता है। तो अगर वह 0 प्राप्त करता है तो हम उसके विषय में ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति में क्रोध का भाव ही नहीं है। ये चीज है। तो भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में कोई भी वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक मापन में शून्य बिंदु पर मापनी का अपना अपना अलग होता है, जबकि भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है। भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु का अभिप्राय उस बिंदु से है जिसमें मापा गया गुण या विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। वही चीज है भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु का अभिप्राय, इसे लिख देती हूँ मैं। भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु का अभिप्राय उस बिंदु से है जिसमें भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु का अभिप्राय उस बिंदु से है जिसमें मापा गया गुण या विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, जिसमें मापा गया गुण या विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है।
जो मैंने बताया पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। जिस बिंदु में मापा गया गुण और विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। जैसे मैंने ये बताया कि इस टेबल का आकार यदि शून्य प्राप्त होता है, इट मीन्स इसका कोई आकार ही नहीं है। आकार क्या है? नील है, वह शून्य है। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार जब हम आंकते हैं तो हम उसके विषय में ये नहीं कह सकते कि उसमें बुद्धि नहीं है या बुद्धि जीरो है। ऐसी घोषणा हम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति में बुद्धि उपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल में शून्य होता है। यदि किसी वस्तु की लंबाई शून्य है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस वस्तु की लंबाई पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। यह शून्य लंबाई वास्तविक शून्य लंबाई है। मैंने कहा कि अगर इसकी लंबाई हमें शून्य मिलती है तो यह शून्य लंबाई जो है वह वास्तविक शून्य लंबाई है। वास्तविक रूप से क्या है? वह शून्य, यानी इसकी कोई लंबाई नहीं, अगर हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। यह शून्य वास्तविक शून्य लंबाई। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक मापन में इस प्रकार का वास्तविक शून्य बिंदु रियल और ट्रू जीरो पॉइंट नहीं पाया जाता है। यदि किसी मापन में कोई शून्य बिंदु होता भी है तो वह शून्य बिंदु यथेच्छ शून्य बिंदु आर्बिट्रेरी शून्य बिंदु होता है। प्राकृतिक विज्ञानों में निरपेक्ष मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मापन में शिक्षा में सापेक्ष मापन किया जाता है। सापेक्ष मापन तुलनात्मक आधार पर किया जाता है। सापेक्ष मापन से शुद्ध परिणाम और निष्कर्ष सापेक्ष, इसमें जो भौतिक मापन में जो मापन किया जाता है वह निरपेक्ष मापन किया जाता है। जबकि जो प्राकृतिक जो मनोवैज्ञानिक मापन है सापेक्ष मापन किया जाता है। सापेक्ष मापन किया जाता है। भौतिक मापन में निरपेक्ष मापन किया जाता है। सापेक्ष मापन के परिणाम शून्य नहीं होते, यह कल्पना पर आधारित होते हैं। और निरपेक्ष मापन के परिणाम पूरी तरह से क्या होते हैं? शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। इनके परिणाम तो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। और जबकि इसके अविश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो ये है मैंने बताया सापेक्षता की समस्या हमारे सामने उपस्थित रहती है कि इसमें ट्रू जीरो वैल्यू होती है किसमें? भौतिक मापन में। और मनोवैज्ञानिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। इसके द्वारा हम इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते कि यह इसमें बुद्धि है ही नहीं है। और सापेक्ष मापन कल्पना पर आधारित होता है। निरपेक्ष मापन पूरी तरह से प्रमाणित होता है, तथ्य द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। तो ये सापेक्षता की समस्या हमारे सामने मापन में आती है। अब अगला बिंदु हमारा है अधूरेपन की समस्या। अधूरेपन के नाम से स्पष्ट है, प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीटनेस, इनकम्प्लीट अधूरापन, जो पूरा नहीं है, इसकी समस्या
हमारे सामने मापन में आती है। कैसे आती है? मनोविज्ञान में मापन करते समय एक कठिनाई यह भी देखी गई है कि कंसेप्ट से संबंधित अर्थ अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट नहीं होता है, फिर भी वह इस प्रत्यय के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार कर लेता है। कि यह भी आती है कि जो कंसेप्ट है अनुसंधानकर्ता के दिमाग में जो कंसेप्ट है वह पूरी तरह से क्लियर, कंसेप्ट से संबंधित अर्थ अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट नहीं होता है। इसमें कंसेप्ट से संबंधित अर्थ अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट नहीं होता। कंसेप्ट से संबंधित अर्थ अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट नहीं होता है, फिर भी वह परीक्षण प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कंसेप्ट उसके दिमाग में क्लियर ही नहीं है और उसने अपना जो परीक्षण है, प्रश्न पत्र है, वह तैयार कर लिया है। यहाँ प्रॉब्लम है, स्पष्ट ही नहीं है, फिर भी वह परीक्षण तैयार कर लेता है। इस प्रकार तैयार मनोवैज्ञानिक परीक्षण अधूरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है, क्योंकि प्रत्यय के अर्थ का पूरा ज्ञान अनुसंधानकर्ता के लिए नहीं है। इस प्रकार से जो उसके द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया है वह अधूरा परीक्षण कहलाता है। अधूरा कहलाता है क्योंकि उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सारे बिंदु क्लियर नहीं है, तो वह सारे बिंदुओं से संबंधित परीक्षण कैसे तैयार कर सकता है? उसने जितना समझा है, जितना उसे आता है, उसके आधार पर उसने परीक्षण तैयार किया है। तो उस तैयार परीक्षण से जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वह भी क्या होंगे? अधूरे ही परिणाम हमें प्राप्त होंगे। इसलिए अनुसंधानकर्ता ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रत्यय से संबंधित विभिन्न भागों, अवयवों, क्षेत्रों, आयामों का ज्ञान न होने के कारण अपने परोक्ष में प्रश्न नहीं बनाए हैं। ऐसा बना परीक्षण अधूरेपन की समस्या से ग्रस्त कहलाएगा। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण से किया गया मापन अपूर्ण ही नहीं, साथ साथ अशुद्ध और विश्वसनीय भी होगा। इस प्रकार किया गया जो मापन है वह अधूरा और अशुद्ध और अविश्वसनीय होगा। इस प्रकार से जो परीक्षण किया जाएगा इस प्रकार से जो मापन किया जाएगा वह पूरी तरह से अशुद्ध और अविश्वसनीय होगा, क्योंकि जो प्रत्यय है उसने उसके सारे भागों का, अवयवों का, सारे प्रत्ययों का क्लेरिफिकेशन ही नहीं किया है, उसे आता ही नहीं है, तो उसने परोक्ष रूप में कल्पना के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया है, परीक्षण तैयार किया है और वह तैयार किया गया परीक्षण अधूरा परीक्षण होने के कारण उससे जो मापन किया जाएगा वह भी क्या होगा? अशुद्ध और अविश्वसनीय होगा, अधूरा होगा। उदाहरण के लिए बुद्धि की परिभाषा का अर्थ आज भी पूर्ण रूप में स्पष्ट नहीं है, इसलिए बुद्धि के अधिकांश मनोवैज्ञानिक परीक्षण अधूरेपन की समस्या से ग्रसित है। क्योंकि बुद्धि की परिभाषा से संबंधित आज भी मनोवैज्ञानिक बुद्धि के विषय में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वास्तव में बुद्धि का स्वरूप क्या है। तो उसके लिए जो बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए हैं वह आज भी अधूरेपन की समस्या से ही ग्रसित है। उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण, उसके तथ्य, उसके प्रत्यय, उसके कंसेप्ट स्पष्ट नहीं होने के कारण, उसके सभी भागों के अर्थ स्पष्ट नहीं होने के कारण जो परीक्षण तैयार किया गया है वह भी आज इस समस्या से ग्रसित है। इससे इनमें मापी गई प्रयोजों की बुद्धि भी अविश्वसनीय और वैध नहीं होगी। ये था हमारा अधूरेपन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीटनेस।
कि कई बार ऐसा होता है कि मनोवैज्ञानिकों को पूरे तथ्य की जानकारी नहीं होती है, पूरे तथ्य की उनके दिमाग में पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण जो उनके द्वारा जो परीक्षण तैयार किया जाता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो परीक्षण तैयार किया जाता है वह भी एक अधूरा परीक्षण कहलाता है। वह उसके द्वारा जो मापन किया जाता है, उन परीक्षणों के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह भी अधूरे होने के कारण वह भी अशुद्ध और अविश्वसनीय होते हैं। जैसे कि बुद्धि के विषय में अभी कोई स्पष्ट घोषणा हमारे सामने नहीं है, बुद्धि की कोई स्पष्ट परिभाषा हमारे सामने नहीं होने के कारण, मनोवैज्ञानिकों के सामने नहीं होने के कारण बुद्धि के संबंधित जितने भी परीक्षण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए हैं वह अपने आप में अशुद्ध और अविश्वसनीय हैं, वह अधूरेपन की समस्या से ग्रसित हैं। अतः उनके द्वारा जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वह पूरी तरह से अशुद्ध होते हैं। अब बात आती है, अब हम लेते हैं अगली समस्या। अगली समस्या है हमारी परिशुद्धता की समस्या। परिशुद्धता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रिसिशंस। परिशुद्धता की समस्या। देखिए, परिशुद्धता की समस्या कहती है त्रुटि रहित मापन परिशुद्ध मापन कहलाता है। सबसे मेन चीज त्रुटि रहित मापन परिशुद्ध मापन कहलाता है। ठीक है, त्रुटि रहित मापन। अब हमने ऊपर पढ़ा था अधूरेपन की समस्या या त्रुटियों से संबंधित समस्या। तो जब हमारे पास परीक्षण में अधूरा है, इसमें त्रुटियां उपलब्ध हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह परीक्षण पूरी तरह से क्या नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। प्राकृतिक विज्ञानों में अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध मापन संभव होता है। व्यवहारपरक विज्ञानों में परिशुद्ध मापन करने में कठिनाइयाँ आती हैं। मनोविज्ञान में चरों या प्रत्ययों का मापन प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अतः मापन की शुद्धता पूर्ण रूपेण नहीं होती है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान में व्यवहारिक चर गतिशील अवस्था में होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जो मनोविज्ञान में जिन प्रत्ययों का आकलन किया जाता है, जिन भावों का परीक्षण किया जाता है, वह परोक्ष भाव होते हैं, अप्रत्यक्ष भाव होते हैं, परोक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से उनका अध्ययन और उनका मापन नहीं होने के कारण वह जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं हो पाते हैं, वह इन सभी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से न होने के कारण वह वेरिएबल्स जो प्रत्यय हैं वह परोक्ष रूप से उपस्थित होते हैं हमारे सामने, और उनका हम पूरी तरह से शुद्ध और विश्वसनीय मापन नहीं कर पाते। फिर दूसरी बात यह है कि मनोविज्ञान में जिन चरों का अध्ययन किया जाता है वह क्या होते हैं, गतिशील चर होते हैं। मनोविज्ञान में जिन चरों का अध्ययन किया जाता है वह गतिशील चर होते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं, यानी चलते हुए। मैंने कहा कि जो हमारे जो संवेग होते हैं, आपको एक बात बता दूं मैं कि जो हमारे अंदर जो संवेग होते हैं वह
चलते रहते हैं, यानी कि 1 मिनट में आपको क्रोध आ गया और दूसरे ने आपको शांत किया तो आप शांत भी हो गए। आपको रोना आया, फिर अचानक कोई हास्यास्पद चीज़ देखी और आपको हंसना आ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो आप एक्टिविटीज़ हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं आपके अंदर, वह अस्थिर होते हैं, चलायमान होते हैं, स्थिर नहीं होते। और जो चीज़ स्थिर नहीं है उसकी हम जैसे पानी की गति, चलते हुए पानी की गति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। हम किसी चीज़ में भरे हुए का घनत्व से उस पानी का ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो संवेग है वह चलायमान होने के कारण, गतिशील होने के कारण स्थिर उसका मापन संभव नहीं होता है। स्थिर चरों की अपेक्षा कठिन होने की वजह से त्रुटिपूर्ण होना, और आगे हम करते हैं तो वह त्रुटिपूर्ण होता है क्योंकि एक रखी हुई चीज़ है। अब मुझे इस टेबल का वेट लेना है, टेबल की लेंथ ज्ञात करनी है, टेबल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका मैं, क्योंकि ये स्थिर चर है, स्थिर चर का एक्यूरेट शुद्ध वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी कि वास्तव में इसमें इतना वेट है। यहाँ हम इसमें उपस्थित जो धातु है उसका निकालें, उसका मापन करें, तो वह भी हमारे सामने शुद्ध रूप में उपस्थित होगा, वह मापन भी शुद्ध होगा क्योंकि ये भौतिक मापन है। भौतिक मापन पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं, लेकिन हम ऐसी मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम व्यवहारों का पूरी तरह से शुद्ध और एक्यूरेट मापन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ परिशुद्धता की समस्या हमारे सामने रहती है, क्योंकि त्रुटि रहित मापन परिशुद्ध मापन ही कहलाता है। लेकिन मनोविज्ञान में जो भी मापन किए जाते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, वह परोक्ष रूप से उनका मापन किया जाने के कारण वह अशुद्ध परिणाम हमें देते हैं। तो अनुसंधानकर्ताओं के सामने इस प्रकार की अनेक समस्याएं आई हैं। उन्होंने अनेक मापन की अनेक विधियां, मापन की परीक्षण की अनेक विधियां हमारे सामने पेश की, हमारे सामने उन्होंने रखी, उन्होंने अनेक परीक्षण तैयार किए अपने रिसर्च के आधार पर। लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, उनके द्वारा हम वह परीक्षण शुद्ध और विश्वसनीय परिणाम नहीं दे पाता है। जिनमें पहली समस्या मैंने आपको बता दी, अप्रत्यक्षता की समस्या। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसका पूरा मापन कर सकते हैं, वह शुद्ध होता है प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाला। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले व्यवहार का हम पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारे सामने था त्रुटि से संबंधित समस्या। कई त्रुटियाँ हमारे सामने आती हैं कि व्यवहारपरक विज्ञानों में कई त्रुटियों का सामना हमें करना पड़ता है, कि जैसे व्यक्ति ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसका बुद्धि परीक्षण किया गया है, उसका बौद्धिक उपलब्धि परीक्षण किया गया है, और उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं, अगर उसे हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं कह सकते। भौतिक विज्ञानों में अगर हम इस प्रकार का मापन करते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है, त्रुटि संबंधित समस्या आती है, तो उसे हम उसमें मशीन के द्वारा किया जाता है, और मशीन को शुद्ध सही करवा के हम शुद्ध मापन, शुद्ध परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक मापन में इस प्रकार, क्योंकि या तो ये होना चाहिए कि वह जो परीक्षण तैयार किया गया है, जिस किसी से संबंधित बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया है, वह पूरी तरह से प्रमाणित होना चाहिए। अगर वह प्रमाणित नहीं है तो इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, त्रुटियों से संबंधित समस्याओं का। और वैसे ज़्यादातर, क्योंकि यह परीक्षण पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इसमें बालक अपनी पूरी ईमानदारी और लगन का प्रयोग नहीं करता है। वह यहाँ पर बनावटी या दिखावटी व्यवहार हमारे सामने उस परीक्षण में प्रस्तुत करता है। दिए गए कथनों का वह अपने सोच समझकर उत्तर देता है, अपने एक्यूरेट व्यवहार के आधार पर उत्तर नहीं
नहीं देता है, इसलिए त्रुटियों से संबंधित समस्या हमारे सामने उपस्थित रहती है। अगला है हमारी सापेक्षता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग। सापेक्षता की समस्या यही है कि जो भौतिक मापन की जो इकाइयाँ हैं उनमें वास्तविक ट्रू वैल्यू 0 होती है, उनमें जो मापन किया जाता है वह 0 से किया जाता है। अगर हमें किसी का परिणाम 0 प्राप्त होता है तो हम उसके विषय में स्पष्ट घोषणा कर सकते हैं कि इसमें वास्तव में वजन नहीं है या वजन से रहित है या फिर यह इसकी कोई लंबाई नहीं है। इस प्रकार की घोषणा हम यहाँ पर कर सकते हैं भौतिक विज्ञान में। लेकिन मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक व्यवहारपरक विज्ञानों में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। हम अगर बालक ने 0 प्राप्त किया है किसी परीक्षण में तो हम उसके विषय में घोषणा नहीं कर सकते कि इसमें बुद्धि ही नहीं है या यह व्यक्ति बुद्धि रहित है। वह बुद्धि अगर तो इस प्रकार की प्रॉब्लम, सापेक्षता की प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे सामने रहती है। जबकि भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु अवश्य होता है। भौतिक मापन, प्राकृतिक विज्ञानों में निरपेक्ष मापन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सापेक्ष मापन किया जाता है। प्राकृतिक मापन जो होते हैं उनके परिणाम अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, जबकि मनोविज्ञान में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह अशुद्ध और अविश्वसनीय हमें प्राप्त होते हैं। अगली समस्या हमारी अधूरेपन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने भी परीक्षण हैं उनके सारे प्रत्यय मनोवैज्ञानिकों के पास क्लियर नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वह उन प्रत्ययों के संपूर्ण भागों, अवयवों, अंगों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वह कंसेप्ट उनके दिमाग में क्लियर नहीं होते हैं। जितना उन्हें पता होता है उसके आधार पर वह अपने परीक्षण तैयार कर लेते हैं, और जो परीक्षण जब अधूरा तैयार किया गया है तो उसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम होंगे वह भी कैसे होंगे, अधूरे ही हमें प्राप्त होंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि वह पूरे तथ्यों का आकलन कर ले। अगला है परिशुद्धता की समस्या। त्रुटि रहित मापन ही परिशुद्ध मापन कहलाता है। मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों में अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध मापन संभव होता है, क्योंकि उनमें त्रुटियां नहीं होती हैं। अगर उनमें त्रुटियां होती हैं तो उन्हें सुधारने का पर्याप्त हमारे पास चांस रहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक मापनों में इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की जो अवसर है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इनमें पहले से ही त्रुटियां रहती हैं, और दूसरी बात इनमें अधूरेपन की समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्रत्येक अवयव और भागों का हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो वह परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।